हमारे अंदर एक मैनेजर, एक एडवोकेट, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत जरूरी और बहुत उपयोगी बात है। आज हमारे साथ डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स बैठे हैं। हम 12th के बाद ये सोचते हैं कि कॉमर्स में क्या फ्यूचर है, साइंस में क्या फ्यूचर है, या सोशल स्टडीज में क्या फ्यूचर है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अदर एरियाज में क्या फ्यूचर है। आज हम इन सब में से सिर्फ एक बात पे फोकस करना चाहेंगे। 12th कॉमर्स के साथ अगर आप लोगों ने किया है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 12th कॉमर्स के साथ किया है, तो उन सब के पास करियर के क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स करियर उनके पास अवेलेबल है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। और मैं अपनी पूरी टीम को टीम के बिहाफ पर आप सब लोगों को वेलकम करना चाहूँगा, क्योंकि आज एक बहुत ही समग्र नॉलेज होगा, बहुत वैल्यूबल नॉलेज होगा, और हम उन सब तमाम विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये करियर जिसके बारे में एक हम आगे बढ़ रहे हैं, ये किन व्यक्तियों की व्यक्तित्व को सूट करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति बातें करने से खुश है, तो कोई एनालिसिस करने से खुश है, तो कोई कैलकुलेशन करने से खुश है। किसको क्या बनना चाहिए, किसमें क्या छिपा हुआ है, किसे अकाउंटेंसी में अपना करियर बनाना चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है एडमिशन लेना अकाउंटेंसी के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में दाखिला बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत इरिटेशन है और बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत फेलियर भी है। जनरली ये सब जो प्रोफेशनल कोर्स है, उनमें जो लोग इसे एंजॉय करते हैं वो लोग उसमें सक्सेस हो जाते हैं, चाहे उन्होंने 12th में कितने भी मार्क्स लिए हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम किस एरिया के अंदर आगे बढ़े। पर नट सेल में एक बात अब आपको साथ शेयर करना चाहेंगे कि जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ पैशन है, वहाँ सक्सेस है, क्योंकि हमारी ऊर्जा का फ्लो, हमारी एनर्जी का फ्लो उस डायरेक्शन में ही जाएगा जहाँ हमारा इंटरेस्ट है। जबरदस्ती किसी से भी अधिक समय तक लगातार काम नहीं करवाया जा सकता। Keeping this viewpoint is in our mind, now I welcome Professor कपिल सर। कपिल सर जो है वो मैनेजमेंट MBA हैं और मैनेजमेंट साइड में मार्केटिंग में किन बच्चों को जाना चाहिए, और अगर मार्केटिंग में अगर स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है तो उनका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उनमें स्किल कैसी होनी चाहिए, और उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होनी चाहिए, और किस तरह के चैलेंजेस उनकी लाइफ में हैं, वो 12th वाले बच्चों में और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स दोनों के लिए। मैं आपसे ओवर टू प्रोफेसर कपिल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, 12th के बाद अगर अपन चाहें मैनेजमेंट इन मार्केटिंग इज द बेस्ट फील्ड। आज की तारीख में अगर बात करें किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है मार्केटिंग का। बिकॉज मार्केटिंग ऐसा फील्ड है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे वो अपनी खुद की सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कराता हो, चाहे सेल्स मैनेजर बने, चाहे मार्केटिंग मैनेजर बने, हर जगह उस जने को या उस स्टूडेंट को अपने आप को सेल करना आना चाहिए। बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपको हर जगह अपने आप को बेचना पड़ता ही पड़ता है, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड में आए, चाहे सर्विसेज के फील्ड में आए। 12th के बाद मार्केटिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है जब बच्चा BBA के लिए ऑप्ट करता है। बिकॉज BBA करते से ही ऑटोमेटिकली आपका आधा तो मैनेजमेंट का कोर्स वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जिसको अपन MBA का नाम देते हैं, और बचा हुआ आप MBA के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से और कर लेते हैं। 12th के बाद BBA के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 48% होती है, और इसके अंदर वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कहना नहीं चाहूँगा कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, सब जने कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से आया हुआ हो, चाहे वो साइंस फील्ड से आया हुआ हो बच्चा, चाहे वो आर्ट्स फील्ड से आया हुआ हो बच्चा, चाहे वो IT के फील्ड से आया हुआ हो। BBA is such a stream, या marketing is such a stream which is open for all, and the minimum eligibility is just 48%. इसलिए मैं कहना चाहूँगा मार्केटिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो बेस्ट फील्ड BBA का रहता है। BBA के अंदर करने के बाद आप फर्दर MBA भी कर सकते हैं इन मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग हर जगह रिक्वायर्ड है आज की तारीख में। बहुत ठीक आपने बताया कपिल सर कि जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं कॉमर्स में, और आपने बताया 48% मार्क्स, लेकिन हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं,
जो अकाउंटिंग से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, जो बुकिश नॉलेज में बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये एक अलग एस्पेक्ट है। एक दूसरा एस्पेक्ट और है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कुछ बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, वो टॉकेटिव होते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल होती है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के बारे में जानकारी करने की इंटरेस्ट होता है। ऐसे स्टूडेंट जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनके लिए ये स्ट्रीम है मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट में और भी जो स्ट्रीम जिसके बारे में मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोच रहा है तो उसे भी उस एरिया में अपना करियर बना सकता है। सो किस तरह की चैलेंजेस है, क्योंकि इसमें भी बीबीए एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही यूनिवर्सिटी से जो प्रेस्क्राइब है वो बहुत ही नॉर्मल है। तो और किस तरह के चैलेंजेस उनके लाइफ में है, स्टूडेंट्स की लाइफ में, और उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मार्केटिंग के फील्ड की अगर अपन बात करें, मैनेजमेंट के फील्ड की बात करें, सबसे मेजर चैलेंज जो एक बच्चे को आता है दैट इज उसका कम्युनिकेशन, या उसका कहने का तरीका, या उसका अपने आप को शो करने का तरीका सामने वाले के सामने। सबसे मेजर चीज़ क्या होती है इंसान के लिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करे, जिस भी तरीके से बोलना चाहे, अपनी बात को व्यक्त करना उसको अच्छे से आना चाहिए। मार्केटिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा इंसान को सर कम्युनिकेशन की रिक्वायर्ड होती है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि अगर किसी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी है, वो अपने स्कूल के दिनों में स्टेज पे बोलने में कंफर्टेबल अगर फील करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक बेसिस होना चाहिए। अगर उन्होंने इस कॉलेज अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म पे या स्कूल के स्टेज के ऊपर अच्छा कम्युनिकेशन किया है, डिबेटर रहा है वो, और उसे पर्सनली लोगों से अप्रिसिएशन भी मिला है और उसे लगा कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसके लिए मैनेजमेंट फील्ड अच्छा हो सकता है। उसे लोगों से मिलने में मजा आता है, वो लोगों से मिलके बहुत खुश होता है, वो एक बंद कमरे में नहीं रह सकता, वो घर में कुछ ज़्यादा समय नहीं रह सकता, वो सोसाइटी में सबसे बात कर लेना चाहता है, सबको जान लेना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है। सो इसके अलावा जो बच्चे एमबीए कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल उन्होंने बीबीए करने के बाद आपने ठीक कहा कि जिन्हें एमबीए करना है, मैनेजर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जिन्हें एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उन सब लोग को बीबीए ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम स्टडीज उनके बैचलर डिग्री पे हो जाती है, तो उन्हें स्पेशलाइजेशन करने में और मजा आता है और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलता है और उस सब्जेक्ट के अंदर वो एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन बीबीए करने के बाद अच्छे कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए, एमबीए के लिए, उनके पास कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होते हैं? अगर बीबीए कर लिया बच्चे ने, उसके बाद में उसको एंट्रेंस टेस्ट के लिए ट्राई करना है अच्छे एमबीए कॉलेजेस के लिए, मतलब टॉप 50 या टॉप 100 या टॉप 1000 स्कूल्स, 20 स्कूल्स के नाम से फेमस होते हैं आज की तारीख में एमबीए कॉलेजेस मेजर, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं एआईसीटीई से अप्रूव्ड। ऑन द अदर साइड एक और टाइप के एमबीए कॉलेजेस होते हैं जो डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, व्हिच आर एसोसिएटेड और एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी होगी, पुणे यूनिवर्सिटी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, मुंबई यूनिवर्सिटी होगी। तो दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर बच्चा एमबीए के अंदर एडमिशन ले सकता है, प्लस इन एडमिशंस के लिए उसको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। कैट का एंट्रेंस टेस्ट होता है, मेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है, आरमेट होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, सीमेट होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, कैट और मैट या स्लैट भी होता है, स्नैप भी होता है सिम्बायोसिस कॉलेज के लिए। इसके अलावा इप्सेट का भी टेस्ट होता है। ये सारे टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं इंडिया के, उन सब के लिए ये वेरियस एंट्रेंस टेस्ट है जो कि देना जरूरी होता है। इनके लिए जनरल रीजनिंग प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस ये सारी की सारी चीजें बच्चे को जानना बहुत जरूरी होता है। प्लस इसके अंदर जीके का भी बहुत सारा पार्ट इंक्लूसिव होता है। इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट, चाहे वो कैट हो, चाहे वो मैट हो, चाहे वो स्नैप हो, चाहे फिर वो जेट हो एक्सेलआरआई के लिए, सारे कोर्सेज के अंदर बच्चों को रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस जीके उनका स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। सो सर डेफिनेटली जो बच्चे मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सर आपने जैसे बताया बीबीए करने के बाद ही उन्हें एमबीए परस्यू करना चाहिए, पर मैंने देखा है कि बहुत कम फोकस होता है बच्चे, बस सोचते हैं मैं बीकॉम भी कर सकता हूँ, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। पर 12th के बाद में अगर सक्सेसफुल होना है हमारे को, तो हमारे को एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा, हमें तय कर लेना होगा कि हमारे को इसी एरिया में आगे बढ़ना है। सो एक फर्स्ट सीडी बीबीए का सिलेक्शन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि सर ने बताया 50 टॉप कॉलेजेस के लिए हमारे को वर्क करना है। तो इस दौरान 3 इयर्स तक
हमारे को वो एंट्रेंस टेस्ट में जो बेसिक पेपर्स है उन पे लगातार फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ बीबीए कर लेने से एमबीए अच्छे कॉलेज से हो जाएगा, नॉट गारंटीड एट ऑल। सो ऐसे कौन कौन से जो पेपर, जैसे आपने बताया कैट के बारे में बताया, मेट के बारे में बताया, और तमाम डिफरेंट कॉलेजेस के में जो पेपर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनमें कौन से ऐसी स्किल्स और कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिनको उनको बीबी के साथ साथ ही तैयार करने में लग जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे कॉलेजेस में दाखिला ले सके, टॉप कॉलेजेस में जा सके और वास्तव में अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके? सबसे मेजर, अगर बीबीए के टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हर एक बच्चे को अपनी इंग्लिश प्लस कम्युनिकेशन पे एम्फेसाइज करना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बच्चा इंग्लिश में या फिर हम कहें वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के अंदर होगा, उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किसी भी बड़े कॉलेज की बात करें, सबसे पहला क्या होता है, आपका जब भी टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको जीडीपीआई के अंदर बैठना पड़ता है, व्हिच इज ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज। सारे टॉप कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस होते हैं, यहाँ तक कि हमारा खुद का कॉलेज भी, हर एक कॉलेज के अंदर जीडीपीआई के सेशंस स्टार्टिंग में रखे ही जाते हैं, उनके बेसिस पे ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चे के लिए बीबीए करते टाइम पे, कि वो नए नए न्यूज़पेपर्स पढ़े, अच्छे जर्नल्स पढ़े, अच्छे इंग्लिश के आर्टिकल्स पढ़े, वेबसाइट्स विजिट करें बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी वाली, विकिपीडिया पे सर्चेस मारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट हायर अथॉरिटीज के बारे में, सो दैट उसकी नॉलेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ बच्चे को सबसे स्ट्रॉन्ग अपने रीजनिंग प्लस मैथ्स प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये कुछ फ्यू सब्जेक्ट्स होते हैं जो अगेन हर एक एंट्रेंस टेस्ट के अंदर उतने ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट होता है जीके, जनरल नॉलेज, व्हिच इज वेरी इजी टू एनहांस, जिसको आप डेली बेसिस पे, जनरल बेसिस पे न्यूज़पेपर्स पढ़ के भी अपना जीके बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर एक एंट्रेंस टेस्ट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं बच्चे को, और जिसके लिए वो बीबीए करते टाइम पे अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। बहुत ही अच्छा आपने सब चीज़ों को ब्रीफ किया कि हम व्हाट इज द राइट अप्रोच, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में तो आफ्टर बीबीए जाना है कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है या मार्केटिंग में है, पर क्या बीबीए में भी स्पेशलाइजेशन होता है? कुछ बीबीए और बीबीए में क्या फ़र्क है? कुछ लोग बीबीए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ से बीबीए कोर्स के नाम से बोलते हैं, तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? और उसके बाद में जब वो बच्चा इन सब चीज़ों को ऑप्ट करता है, तो एचआर, मार्केटिंग या फाइनेंस में उसे ऑप्ट करना हो, तो क्या ये ऑप्शन उसके लिए बीबीए बैचलर लेवल पे भी अवेलेबल है या मास्टर के बाद ही वो संभव है? मास्टर के समय ही संभव है? सर देखिए, मैं बताना चाहूँगा, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये 2 टाइप के डिप्लोमा प्लस डिग्री कोर्सेज हैं जो वेरियस यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी उसको बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम देती है और कोई यूनिवर्सिटी उसको बीबीएम का नाम देती है। बीबीएम एंड बीबीए आर ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग, जो कि आपको फर्दर एमबीए के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अंदर बीबीए करते टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप मार्केटिंग या आप फाइनेंस या आप एचआर या फिर आप आईटी या फिर आप आईबी जैसा कोई बिजनेस या कोई सब्जेक्ट चूज कर सकें। ये आपको मेजर जब आप एमबीए परस्यू करते हैं, आप पीजीडीएम परस्यू करते हैं या फिर आप पीजीडीएम परस्यू करते हैं, उसके सेकंड ईयर में ही आपको ये चीज का ऑप्शन मिलता है कि आप आइदर मार्केटिंग के लिए जा सकते हैं, आइदर आप आईटी फील्ड के लिए जा सकते हैं, आइदर आप फाइनेंस के लिए जा सकते हैं या फिर आप एचआर के लिए भी जा सकते हैं। आजकल मेजर यूनिवर्सिटीज, जितनी भी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक नया कोर्स चालू करा है व्हिच इज डुअल स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। पीजीडीएम कर रहे हो, चाहे पीजीडीएम कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, अपना एरिया मार्केटिंग में बनाना है, तो आप उसके साथ में कुछ हद तक एचआर के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स आप मेजर कब यूज कर सकते हैं? जब आप एमबीए परस्यू कर रहे हैं उसके सेकंड ईयर के अंदर। उससे पहले बीबीए के अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत ही सही आपने मार्गदर्शन दिया है, बहुत सही गाइडलाइंस दी है बच्चों को। पर ब्रीफ में एक ही बात हम सबको कहना चाहिए, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, अगर कोई प्रोफेशन छोटा नहीं, कोई प्रोफेशन बड़ा नहीं, जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है, इसमें किसी को डाउट नहीं। सो बहुत ही अच्छी और उम्दा इंफॉर्मेशन दी सर आपने, एंड वी ऑल शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर कपिल सर, एंड शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Now come to the next stage, that is MBA with finance specialization. कुछ स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, अकाउंटेंसी में अपना करियर बनाते हैं, अकाउंट्स में दे फील कंफर्ट,
वो बैंक के लिए प्लान कर रहे होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो एमबीए अगर हम फाइनेंस के साथ ऑप्ट करते हैं तो किन बच्चों को इसे ऑप्ट करना चाहिए, और उसमें क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है, और हाउ दे शुड परस्यू इट। और इसके अलावा ये भी काइंडली प्रोफेसर वर्षा मैम आप ये भी बताएं कि अपार्ट फ्रॉम द एमबीए कौन सा फाइनेंस में अदर स्पेशलाइजेशन कोर्स है, प्लीज। Thank you very much, sir, for the question. First of all, I would like to say the basic general criteria for the MBA admission is 50% for the general category, and for the SC, ST, it is 45%. We have the three major branches: HR, Human Resource Management, Marketing Management, और third one is Financial Management. हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट को हम जनरली जब डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। यदि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो दोज हु आर टेक्निकली साउंड, बेसिकली इट्स अ साइंस, द पर्सन हु हैज अ डिसीजन मेकिंग पावर, दोज स्टूडेंट अडॉप्ट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर देयर करियर। यदि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यदि हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट में यू कैन वर्क एज अ आर्बिट्रेजर और लीजर्स। There are various banking services also available in the market. You can work in the banking services. Mutual fund departments is also working in the market. Present scenario में भी हम बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है वो काफी ग्रो कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी निकल रही हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर भी अपना करियर बना सकते हैं। हम कंपनीज के अंदर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर भी वर्क कर सकते हैं, फंड मैनेजर भी हम वर्क कर सकते हैं, हम एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी सर हमारे लिए ओपन है जिनके अंदर भी हम हमारा करियर बना सकते हैं। तो देयर आर वेरियस एरियाज इन व्हिच वी कैन वर्क व्हेन वी टेक द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ करियर स्पेशलाइजेशन। वेरी ट्रू। और ऐसा कहें कि फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड का काम करता है। फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सारे सेक्टर रिलेटेड रहते हैं, और फाइनेंस अगर आपके पास है तो अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत मदद करता है। पर कुछ और भी कोर्सेज हैं जो फाइनेंस में ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे अक्सर हम नाम सुनते हैं सीएफए। तो सीएफए कौन परस्यू कर सकता है, उसमें कितने साल का प्रोग्राम है, और सीएफए करने के बाद में या एमबीए फाइनेंस में करने के बाद जॉब प्रोस्पेक्टस बैंकिंग सेक्टर में और कॉर्पोरेट में क्या है, प्लीज इलैबोरेट। राइट सर, एक्चुअली सर यदि हम बात करें तो पहले इंडियन देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ सीएफए, इंडियन ब्रांच जो कि इक्फाई के थ्रू रन होता था, एंड सेकंड यूएसए के थ्रू सीएफए रन होता है। आफ्टर 12th हम लोग सीएफए के अंदर अपीयर हो सकते हैं। सीएफए फुल फॉर्म इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो 12th पास आप होने चाहिए। 12th पास के बाद आपका मैथमेटिकल जो डिसीजन पावर होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दोज हु आर गुड इन मैथमेटिकल, राइट, उन लोगों को सीएफए अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो बच्चे डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकते हैं उन्हीं को हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, और जिनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, राइट, जिनका प्रैक्टिकल साउंड होता है, उन्हीं बच्चों को सीएफए में जो है एडमिशन लेना चाहिए। यदि हम फ्यूचर की बात करते हैं सीएफए में, तो आज हम काफी सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं जो कि एज अ सीएफए वर्क कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स की तरह वर्क करें। हमने एक टर्म सुनी है मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो कि जनरली रिलेटेड होता है मर्जर्स, टू कंपनीज के मर्जर्स करवाते हैं, या टू कंपनीज को जब टेक ओवर करना होता है, किसी भी एक कंपनी को दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना होता है, तो उसमें सीएफए जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो ही पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज अपने डिसीजन मेकिंग को करती है, तो उनके जो पैकेजेस की बात करते हैं वो काफी हायर भी होते हैं। बहुत सही आपने बताया, क्योंकि इन दिनों इंडिया को आईटी हब के रूप में भी देखा जा रहा है। तो बहुत सारे जो बैंकर्स हैं जो अब्रॉड में सेटल है, उनके बहुत सारे ऑफिसेज इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जहाँ एक केपीओ और बीपीओ सॉर्ट ऑफ थिंग भी चल रही है। तो फाइनेंस के थ्रू अगर बच्चे आगे अपना करियर बनाते हैं, मैनेजर बने हैं, क्योंकि एमबीए की जो खास बात है, इसमें बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी इंप्रूव होती है, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, जो शायद कॉमर्स में दूसरे ब्रांचेस में नहीं हो पाती है। सो निश्चित रूप से जो दूसरे बैंकर्स हैं जिनके ऑफिसेज लगभग जयपुर में भी मैं देखता हूँ कि सभी बैंकर्स जो है उनके ऑफिसेज वर्क कर रहे हैं, और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। तो करियर पर्सपेक्टिव की बात करें तो एक बहुत अच्छा करियर पर्सपेक्टिव है कि वो सीएफए भी कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं, और अपना करियर को बहुत बेहतर बना सकते हैं।
तो ये निश्चित रूप से जो बच्चे बहुत अच्छे हैं फाइनेंस अकाउंटेंसी के अंदर और जिनका कम्युनिकेशन एबिलिटी भी अच्छा है, उनके लिए करियर का बहुत अपार संभावनाएं हैं। पर फिर वही बात हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आपकी सक्सेस है। थैंक यू, शुक्रिया वर्षा मैम फॉर गिविंग सच ए प्रीशियस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रोफेसर ऋचा मैम, ऋचा कोटेटा मैम। सो ऋचा मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनेंस की जो थर्ड ब्रांच है, जो बहुत पॉपुलर ब्रांच है, अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर फाइनेंस ब्रांच अगर ब्लड है तो एचआर उसकी सोल है, फाउंडेशन है डेफिनेटली। क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन इंसान से काम लेना कितनी बड़ी बात है। तो एचआर, मेरा खुद का पर्सनल कन्विक्शन ये रहा है कि जो अच्छे एचआर मैनेजर है वही सबसे बड़े मैनेजर है, क्योंकि आपको ह्यूमन को ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है, उन्हें इंस्पायर करना है, उनके लिए पॉलिसीज बनानी है, उनके लिए रैशनल डिसीजन लेने हैं, उनके लिए रैशनल पॉलिसीज बनानी है। तो एचआर मैनेजर की जो शख्सियत है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी शख्सियत है। तो एचआर में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है मैनेजमेंट साइड में, तो उस बच्चे का बेसिक टैलेंट या बेसिक स्किल्स या बेसिक सोच किस तरह की होनी चाहिए? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। सर उसकी बेसिक जो सोच होती है, वो उसकी बेसिक सोच एक तो पहले वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का बच्चा है, वो डेफिनेटली इंट्रोवर्ट होकर अपना बैक ऑफिस में काम करके फाइनेंस में आगे जा सकता है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स का बच्चा है उसे एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा, कम्युनिकेटिव होना पड़ेगा उसको डेफिनेटली, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो फाउंडेशन फिल करता है। जैसे आपने कहा कि फाइनेंस वाला जो स्टूडेंट है वो आपके ब्लड को चला रहा है एक बॉडी के, वैसे ही एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर पूरी पूरी नींव को चलाता है। कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉर्पोरेट कभी भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चल सकती जब तक उसका फाउंडेशन, उसका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो एक्सपेंशन कर ही नहीं सकती। तो मैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स को, जैसे हमारा खुद का कॉलेज सर ड्यूल स्पेशलाइजेशन कराता है, कपिल सर ने भी ड्यूल स्पेशलाइजेशन पे अपनी बात रखी थी। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे ड्यूल स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एचआर के साथ आईटी ले सकते हैं, एचआर के साथ मार्केटिंग ले सकते हैं, एचआर के साथ फाइनेंस ले सकते हैं डेफिनेटली। और जो बच्चे कम्युनिकेटिव हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो डेफिनेटली अपना करियर बना सकते हैं। कोई भी एचआर एग्जीक्यूटिव बन के, एचआर मैनेजर बन के, और ऑल टोटल सर स्टार्टअप कर सकते हैं अपनी कोई छोटी सी कंसल्टेंसी, जिसको वो आगे लेकर बहुत बड़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने इलोब्रेशन किया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा सभी को कि प्रोफेसर ऋचा जो था, इनका एजुकेशन बेसिकली पेन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट से हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे आपको टीचिंग करके कैसा फील होता है, और आपने क्या इनोवेशन किए, क्योंकि आपने एज ए स्टूडेंट भी इस कॉलेज को में रहे, और उसके बाद में आप यहाँ पर एज ए प्रोफेसर भी गए हैं, और तो आपने क्या यहाँ पे इनोवेशन किया, क्योंकि मैनेजमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ इनोवेशन, और अपने कॉलेज के अंदर क्या ऐसी स्ट्रेंथ आप फील करते हैं मैनेजमेंट स्ट्रीम में? सर पहले तो मैं अपना इनोवेशन जो मुझे मिला मैं इस कॉलेज से वो बताना चाहूँगी। मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, मैं डेफिनेटली एक्सट्रोवर्ट हुई, पोडियम यूज़ करना सीखा, कम्युनिकेशन सीखा, एंकरिंग सीखी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। और अब जो यहाँ पे हम बच्चों को सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो हम बच्चों को यहाँ पर देते हैं। हमारा बेसिक फोकस कभी भी सिलेबस को लेके नहीं रहता, हमारा जो भी फोकस रहता है वो रहता है उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना, उनके कम्युनिकेशन को ग्रूम करना। एक बार बच्चा बोल पड़ा, एक बार बच्चे ने बोला, डेफिनेटली सिलेबस एग्जाम्स तो बताया, पर मैं कुछ फैक्ट्स के साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कुछ फैक्ट्स के साथ ये चीज़ को मैं समझाना चाहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितना बड़ा रिसोर्सेज है और उसको मैनेज करना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इन दिनों मैंने न्यूरो साइंस भी पढ़ा और बायोलॉजी भी पढ़ी और बॉटनी को भी पढ़ा सब्जेक्ट को, तो आई पर्सनली रियलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट प्रीशियस एंड पावरफुल रिसोर्स ऑन दिस अर्थ। क्योंकि एक इंसान के अंदर, मैंने जब बायोलॉजी और न्यूरो साइंस के, और जब मैंने इसके बारे में फिजिक्स की बुक्स भी पढ़ी, मुझे पता चला कि हम लोग बड़े कमाल के हैं। हमारी पूरी बॉडी में 50 ट्रिलियन के लगभग सेल्स हैं, और एक सेल में लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास डीएनए है, और एक डीएनए से सैकड़ों इंसान तैयार किए जा सकते हैं। और हमारी सेल्स की जो मेमोरी पावर है वो भी कम से कम 8 GB मेमोरी पावर है एक सेल की। सोचिए कितने कमाल के हम सब लोग हैं। अगर हम वास्तव में एक ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्जेक्टिव को, अगर एक एचआर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है, अपना ऑब्जेक्टिव बना लेता है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। और इस एचआर को डेवलप करना एक मैनेजर का कितना इम्पोर्टेंट काम है।
जो लोग साइकोलॉजिस्ट है, जो लोग कम्युनिकेशन एबिलिटी रखते हैं, जो लोग बात कर सकते हैं, जो अपनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखते हैं, जिन्हें बेस्ट सेलिंग बुक्स पढ़ने की हैबिट है, जो रोजाना कुछ नया नया पढ़ते रहते हैं, जिनको नई चीज़ों को कलेक्शन करना है, जिन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है वो उनके लिए ये लाइन बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहती है जो लोग शिद्दत से काम किया करते हैं, जो पैशनेट होकर काम किया करते हैं, जो अपने काम को एंजॉय किया कर रहे होते हैं। लेकिन आप सोसाइटी में देखेंगे रिचा मैम कि लोग धो रहे हैं अपने काम को, बोझ समझ रहे हैं, उनका वो काम को जरिया समझ रहे हैं किसी चीज को अचीव करने का, पैसा या सैलरी लेने का। ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि अच्छे एचआर मैनेजर बन पाएंगे। एचआर मैनेजर का मतलब है लोगों को ट्रेन करना, लोगों को इंस्पायर करना। यस 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 यस। और अगर जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उस बिहेवियर के पीछे जो रीजन है, इसका ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों रहा, उस रीजन तक फाइंड आउट करेगा और उस प्रॉब्लम को जड़ से निकालेगा। तो ओनली द पर्सन हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिन्हें हर पर्सन के अंदर ईश्वर के दर्शन होते हैं, जो हर पर्सन की अच्छाइयों को निखार सकता है, उसे इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि एक तो होता है चाहत, अगर चाहत है तो राहत आपको मिल ही जाएगी, राह भी मिल जाएगी आपको और राहत भी मिल जाएगी, पर चाहत का तो होना चाहिए। आज आपने बेस्ट सेलिंग बुक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कल पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक ये एप्टीट्यूड जरूर उनके अंदर होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने इसको इलैबोरेट किया है। सो एक तीसरा और महत्वपूर्ण लाइन मैनेजमेंट में डेफिनेटली एचआर डेवलपमेंट में पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो 12th के बाद में जो स्टूडेंट्स अपने को लॉ प्रोफेशन भी उनके लिए एक प्रोफेशन बन सकता है। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी जैसे जैसे सिविलाइज्ड होती जा रही है, लोग अपने राइट्स के बारे में बहुत फोकस होते जा रहे हैं, लोग को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, छोटी छोटी बातों को मनवा लेना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कोर्ट्स के अंदर लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और इसलिए लीगल प्रोफेशन एक बहुत बड़े इमर्जिंग करियर के रूप में सामने आया है। लेकिन इस करियर को जो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, उस करियर को जो लोग समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तो बहुत ही व्यापक और बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लिए हुए है ये प्रोफेशन और बहुत ही रिक्वायर्ड है और बहुत ही डिमांडिंग है। आज हमारे बीच में प्रोफेसर सुनील शर्मा है जिन्होंने लॉ में पीएचडी भी किया हुआ है। सभी यंग टीचर्स है, पर मुझे लगता है कि जो यंग टीचर है दे ऑल आर इनोवेटिव और वो ज़्यादा रिलेवेंट स्टूडेंट्स के लिए इसलिए है क्योंकि उन्होंने वो उस चीज़ को भी हाल ही में फेस किया है। इसलिए आज जो हमारे बीच में जनरली सभी टीचर्स यंग टीचर्स हैं। तो सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे 12th कॉमर्स के साथ किए हैं, जिन्होंने कॉमर्स को में अपने 2 साल गुजार चुके हैं 11th और 12th, उन लोगों के लिए लॉ में किस तरह का करियर है? थैंक यू सर। लॉ जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं आफ्टर 12th उनके लिए अगर मैं एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात करूं तो सबसे टॉप जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो होता है क्लेट का, जो कि नेशनल लेवल पे लिया जाता है, जिसके द्वारा जितनी भी हमारी कंट्री की लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, वहाँ एडमिशन होता है मेरिट बेस के आधार पे। उसके बाद यदि मैं सेंट्रल की बात या अपने स्टेट की बात करूँ तो हमारे स्टेट में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है 5 ईयर लॉ के लिए वो होता है रूल 8, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लेती है, प्रति वर्ष हर वर्ष लेती है। इसमें भी टॉप मेरिट के आधार पे यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं जिसके अंदर रूल 8 के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छा इसके अंदर स्कोप है लॉ के अंदर। सबसे जो टॉप मैं मानता हूँ 5 ईयर लॉ के बाद अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो वो है जुडिशियल सर्विस। जुडिशियल सर्विस एक ऐसी टॉप मोस्ट सर्विस है जिसके अंदर जितने भी सेशंस कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की में भी वो जो बच्चा है जिसे 12th की है वो आफ्टर 5 ईयर लॉ के बाद वहाँ पे अपना करियर बना सकता है। उसके बाद अगर करियर की बात की जाए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि सरकारी वकील होता है, जो कि सरकार के द्वारा जो भी केसेस दिए जाते हैं उनको न्यायालय के समक्ष रखता है और व्यक्ति को न्याय दिलवाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की तो आजकल हर प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट करती है, वो भी एक बहुत अच्छा करियर विकल्प है आफ्टर 5 ईयर लॉ के अंदर। तो सर काफ़ी सारे ऑप्शन है इसके अंदर। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है और 3 ईयर प्रोग्राम है। बेसिकली क्या डिफरेंस है सुनील
सर 3 ईयर प्रोग्राम एंड 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें बेसिकली क्या फर्क है? सर जो फर्क है सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 12th के अंदर मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 50%, मिनिमम 50% होनी चाहिए उसकी परसेंटेज, और उसके अंदर एज लिमिट भी है 21 ईयर्स। 21 साल तक ही वो 5 ईयर लो के अंदर एडमिशन ले सकता है, उसके बाद वो एडमिशन नहीं ले सकता। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं 3 ईयर लो की, वहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया वो है 45, लेकिन वहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी किसी भी एज का पर्सन 3 ईयर लो कर सकता है, चाहे वो 21 का हो, चाहे वो 61 का हो, चाहे 71 का हो। बहुत ही सर जिस तरह से आपने बताया है, मुझे लगता है करियर की अपार संभावनाएं हैं। आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, आप लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकालत कर सकते हैं, वहाँ जुडिशरी सर्विसेज में जा सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसा कि आपने बताया कि हर कंपनी आजकल एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट करने लगी है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट और जो सिविल कोर्ट से जो केसेस आते हैं उसके लिए उन्हें कंसल्टेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अपार संभावना है, अगर लीगल साइड में भी अगर कॉमर्स वाले बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए करियर की अपार संभावनाएं हैं। फिर भी कुछ टॉप इंस्टीट्यूट में जैसे आपने बताया कि कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चे लेना चाहें तो उनके एंट्रेंस टेस्ट जिसके बारे में आपने बताया क्लेट के थ्रू एडमिशन होते हैं, तो क्लेट में क्या चैलेंजेस है? क्लेट के एग्जाम को फेस करने के लिए क्या चैलेंजेस है, और उन्हें 12th में वो क्या चीज़ें सब्जेक्ट फोकस करनी चाहिए ताकि क्लेट की प्रिपरेशन में उनको मदद मिले? सर क्लेट में बेसिकली जो पेपर्स आते हैं वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि हम कॉमर्स के अंदर पढ़ते हैं 11th और 12th में। कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो पेपर्स आते हैं वो कंपनी लॉ के आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हर जगह इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चंस ये 3 पेपर्स के द्वारा क्लेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जीके भी होती है। तो बेसिकली यदि हम क्लेट फाइट करना चाहते हैं तो हमारी इन तीनों के ऊपर कमांड होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे, कंपनी पे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जीके वगैरह उनकी भी अच्छी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके बाद हम जब एग्जामिनेशन देते हैं क्लेट का तो उसमें मेरिट के बेस पे एडमिशन होते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में, जो कि कंट्रीज की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं। बहुत ठीक आपने बोला। अगर 12th में अगर लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर करते रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप और वही बेसिक नॉलेज क्लेट में भी आने वाला है। सो लॉ के बारे में अगर आपकी समझ डेवलप हो चुकी है, अगर आप उससे कॉन्सेप्ट और सेक्शन आपको अच्छे से लर्न हो जाते हैं, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशंस में को समझ चुके हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। इसमें गवर्नमेंट सर्विस भी है, इसमें प्राइवेट सर्विस भी है, और इसमें प्रोफेशन यानी प्रैक्टिस भी है, दोनों ही इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। पर फिर वही बात कहना चाहेंगे कि जहाँ मज़ा है, जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ पैशन है, बस सक्सेस वही है। इसी बात के साथ मैं सुनील सर को धन्यवाद देना चाहूँगा फॉर गिविंग सच अप्रिशिएटेड इन्फॉर्मेशन। एंड नाउ ओवर टू प्रोफेसर गॉड सर, यानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हेड हैं और एक पैशनेट टीचर के रूप में मैंने देखा। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद इन्होंने टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया, और एक अच्छे टीचर के तरह आप इस कॉलेज में ग्रोथ में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल अख्तियार कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, बच्चे अक्सर इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि बीकॉम करें या बीकॉम ऑनर्स करें, और ऑनर्स में भी एबीएसटी में स्पेशलाइजेशन करें। तो एबीएसटी यानी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग एरिया है, क्योंकि अकाउंट्स और फाइनेंस का बहुत रिलेशन है। सो एबीएसटी में जो बच्चे अपना करियर बनाए, उनमें किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, और बेसिकली बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स में उन्हें क्या सेलेक्ट किया जाना चाहिए? 12th करने के बाद स्टूडेंट के सामने कंफ्यूजन आ जाता है कि वो किस एरिया में जाए। जनरली उसके सामने 2 ऑप्शन है, एक वो चाहे तो बीकॉम कर सकता है, और दूसरा उसके सामने ऑप्शन है बीकॉम ऑनर्स विद एबीएसटी। मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि उसका प्रैक्टिकल में अच्छा इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल में अकाउंटेंसी उसका यदि फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो वो बीकॉम एबीएसटी को सेलेक्ट करें, क्योंकि उसके सारे पेपर जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है उसमें सारे प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं। तो यदि प्रैक्टिकल में उसका इंटरेस्ट है, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, ये सब्जेक्ट उसको अच्छे लगते हैं, तो फिर वो बीकॉम एबीएसटी से करे। और यदि उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में उसको इंटरेस्ट है, तो फिर उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बीकॉम पास कोर्स। तो दोनों ऑप्शन में से सर इस तरीके से स्टूडेंट अपना सिलेक्शन कर सकते हैं।
बहुत ही ठीक आपने बताया सर, पर सवाल ये उठता है कि बच्चे बीबीए करें या बीबीए करके एमबीए फाइनेंस करें या बीकॉम ऑनर्स करके एमबीए फाइनेंस करें, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है उनके लिए? जी सर, एक स्टूडेंट के सामने जनरली ऑप्शन रहता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज को भी वो लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक ऑप्शन है स्टूडेंट के सामने बीकॉम प्लस सीए और दूसरा बीबीए प्लस सीएस। तो यदि स्टूडेंट का प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है तो मैं ये कहूँगा कि उसको बीकॉम प्लस सीए करना चाहिए, और यदि थ्योरी में उसका यदि इंटरेस्ट है तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है बीबीए प्लस सीएस, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना स्टूडेंट के लिए जरूरी है और वो 12th के साथ ही डिसाइड कर ले कि मुझे किस तरफ टर्न ऑफ करना है। तो प्रैक्टिकल यानी कि इनकम टैक्स कॉस्टिंग और ये सारा कैलकुलेटिव है तो फिर उसको बीकॉम और सीए ऑप्शन लेना चाहिए, और यदि थ्योरी में उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर वो बीबीए प्लस सीएस को ऑप्ट कर सकता है। काफ़ी लंबे समय से आप एजुकेशन में हैं प्रोफेसर गॉड, और एज ए पीएनई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप हेड भी हैं यहाँ पर, तो आप क्या इनोवेशन कर रहे हैं अपनी कॉलेज में, और ये बताएं कि कोई एडमिशन क्यों ले, ऐसा उसमें क्या स्पेशल चीज़ आप अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं बच्चों में, तो ऐसा क्या स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू है आपके डिपार्टमेंट का दैट इज मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर द स्टूडेंट्स? जी सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ जो कॉलेज में जो भी बच्चे एडमिशन लेता है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही हम उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट करवा लेते हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट से उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। और नो डाउट यहाँ पे हमारी जो साइकोलॉजिकल जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें हम उसको सजेस्ट करते हैं, यदि उसका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी है, प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी है तो हम उसको सीए प्लस बीकॉम सजेस्ट करते हैं, और यदि उसका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है उसका तो फिर हम बीबीए प्लस सीएस करते हैं। हमारे यहाँ दोनों के लिए सीए और सीएस दोनों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, और सेम उसी पैटर्न से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिस पैटर्न से मेन आईसीआई एग्जाम में करवाता है, वही ओवर शीट में हम एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। ये तो बात है, पर एक आपके डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ भी है कि यहाँ पे बहुत सारे टीचर प्रोफेशनली भी क्वालिफाइड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सो मुझे लगता है कि ये भी अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथ देते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अगर बच्चे तैयार हो रहे हैं तो उन्हें उनकी गाइडेंस भी मिल रही है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या बच्चे अगर कंपनी सेक्रेटरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको उन प्रोफेसर को भी हेल्प मिल रही है जो खुद कंपनी सेक्रेटरी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेजुएशन के दौरान मैंने देखा है बच्चे बुकिश नॉलेज रखते हैं, तो एक स्ट्रेंथ जो मैं और पर्सनली फील करता हूँ जो आपके डिपार्टमेंट की है कि वी आर मोर फोकसिंग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी आपकी स्ट्रेंथ है, पर्सनालिटी आपकी ताकत है। अगर आपने अपने आप को जान लिया है, अगर आपके ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड है, यदि आप में बेसिक एटिकेट है, यदि आपको पॉजिटिव सोचना आता है, यदि आप में एंथुसियाज्म है, यदि आपके पास बॉडी लैंग्वेज है, यदि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप कमाल के हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सी डिग्री थी, आपने ऑनर्स से किया था, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आपके लिए हर जगह एरिया, हर एरिया में आपके पास जॉब प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की ज़रूरत है, हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पर्सनालिटी वाले लोगों की ज़रूरत है। सो अगर वास्तव में जो सर ने बताया वो हमारा एटीट्यूड है कॉमर्स को लेकर और आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो बस अब उसमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और ऐड करना है। इसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत ही व्यवहारिक बने स्टूडेंट्स। अगर कॉमर्स है तो उन्हें आईटी साइड में भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स विद आईटी इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर कॉमर्स के साथ उनकी कुछ आईटी में जैसे कुछ ईआरपी या कुछ लैंग्वेजेस पे भी काम किया हुआ है तो अकाउंटेंसी में नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ईआरपी डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को पेपरलेस कर सकते हैं। तो अपार संभावना है, बस फिर वही बात आती है कि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ सक्सेस है। इन्हीं सब बात के साथ में मैं पुनः एक बार सर को प्रोफेसर गौड़ सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ में एक यंग प्रोफेसर जिन्होंने हाल ही में कॉलेज को ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत पावर, बहुत एनर्जी, बहुत एंथुसियाज्म है उनके साथ में है और पैशन है, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात उनमें इनोवेशन है और क्रिएटिविटी है।
इनोवेशन और क्रिएटिविटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और उनको सुनना इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोफेशनली भी क्वालिफाइड है। और अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप गए हैं। इतने यंग टीचर जब इस तरह से प्रोग्राम में जाते हैं तो ये प्रेस्टीज और गौरव की बात होती है। कनिका मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि भी हाल ही में आपने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स क्वालिफाई किया, सो आपको कैसा लग रहा है कि ये कंपनी सेक्रेटरी किन बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि आपने उस कोर्स से गुजर चुके हैं, वो काम आप कर चुके हैं और आप उन सभी प्रोफेशनल लोगों से भी मिल चुके हैं और आपके तजुर्बा है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उस कोर्स का। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि सीएस किस बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए, उनमें ऐसा क्या एप्टीट्यूड हो कि उन्हें सीएस ऑप्ट करना चाहिए, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और जैसा कि सर ने बताया क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये मुझे यहीं से सीखने को मिला। और अब बात करते हैं हम हमारे प्रोफेशन, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स है जो अपने नाम से ही बता रहा है कॉर्पोरेट कंपनी। हम देखते हैं आजकल के स्टूडेंट्स का सबसे पहला फियर होता है कि हम कोई भी कोर्स करेंगे तो क्या उस कोर्स से हमें जॉब मिलेगी, क्या उसका आगे फ्यूचर में स्कोप होगा। हमने देखा सर ने बीबीए का बताया, मार्केटिंग भी बताया, फाइनेंस भी बताया। इन सब के कॉम्बिनेशन में और साइमल्टेनियसली इन सब के साथ ग्रेजुएशन के साथ हम कर सकते हैं इस कोर्स को जिसका नाम दिया गया है कंपनी सेक्रेटरी। ये कोर्स हम 12th पास होते ही कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चा कर सकता है, और ये 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज को नाम दिया गया है फाउंडेशन, जो कि बच्चे का पहला लेवल होता है और वो चेक किया जाता है, उसका कम्युनिकेशन उसका सब्जेक्ट होता है, बेसिक उसका अकाउंटेंसी आता है, उसके अंदर बेसिक लॉ आता है। सेकेंड लेवल पे उसका आता है एग्जीक्यूटिव, एंड फाइनल आता है उसका प्रोफेशनल प्रोग्राम। आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों के बीच में आता है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि व्हाई शुड अ स्टूडेंट डू कंपनी सेक्रेटरी। हम देखते हैं कि हमें आजकल एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय है और आज का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उस टाइम पे हमें अलॉन्ग विथ हमारी ग्रेजुएशन एक ऐसा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स होना बहुत ज़रूरी है जो कि हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। कंपनी सेक्रेटरी वो बच्चा कर सकता है जिसका थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट है, जिसका लीगल इश्यूज में बहुत इंटरेस्ट है, कंपनी लॉ जैसे सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है। हम देखते हैं कंपनी लॉ में कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कंपनी कैसे स्टार्ट होती है, उसके रजिस्ट्रेशन से ही उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड कोर्स है। इसको करने के बाद हम देखते हैं कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाना, कंपनी के अंदर किस तरीके से डायरेक्टर्स मीटिंग कंडक्ट करते हैं, मीटिंग के बाद में वो कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, लास्ट में बोर्ड मीटिंग होने के बाद में एजीएम देखना। तो हम देखते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी ऐसा नहीं है बुकिश नॉलेज है कि पास होके उस कोर्स को कंप्लीट उसने कर दिया और केवल लीगल नॉलेज। इसके साथ हमें ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है सर, और इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी है। वर्षा मैम ने भी बताया मर्जर होता है, अमालगमेशन होता है, इस प्रोफेशन को भी हम देख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम आगे जाके हमारा कंपनीज के अंदर हम पूरा प्रमोटर के रोल में काम करना चाहते हैं, कंपनी का पूरा फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आजकल जैसा कि हम देखते हैं, जैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नया टर्म आया है कंपनीज एक्ट 2013 में, ये बताता है कि हर कंपनी को अपना 2% जो है CSR में देना पड़ेगा। और हम देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स आजकल सोसाइटी से थोड़ा दूर होती जा रही, तो ये एक अलग ही जॉब है जो CS से निकल के आ सकता है। अगर आपका सोशल इंटरेस्ट है, आप सेक्शन 8 के अंदर अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, NGO बना सकते हैं और उसमें आप उसको आगे कर सकते हैं। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टिल द एंड ऑफ द कंपनी, यू कैन बी द डायरेक्टर, यू कैन बी द मैनेजर एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी एज वेल सर। पर कनिका मैम, एक इस प्रोफेशन को एक चीज जो बहुत ही पावरफुल बना देती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी which is enacted by the act passed in the parliament. So इस act से एक power मिलती है एक person को, power मिलती है, power to practice and power to get job.
सो इसके बारे में थोड़ा इलोबरेट करिए कि प्रैक्टिस की क्या पावर है और जॉब में ऐसी क्या लीगल प्रोविजन है जिसकी वजह से उनकी जॉब में सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट सेक्टर में उनका प्लेसमेंट बहुत आसान बन जाता है। सर हमारे पास में इस प्रोफेशन में आफ्टर प्रोफेशनल कोर्स जब आपके पास में आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो दो ऑप्शन है। आप चाहें तो अपनी खुद की फर्म खोल सकते हैं जिसको हम प्रैक्टिसिंग फर्म कहते हैं, जिसके अंदर हम वेरियस कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, उनका सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं एंड आफ्टर दैट जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी है हम एज अ CS जॉब भी कर सकते हैं। सर वैसे देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स के अंदर शुरू से अपना खुद का कुछ शुरू करने का इंटरेस्ट है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो अपना खुद का देखना चाहते हैं, तो दे शुड ऑप्ट फॉर प्रैक्टिसिंग फर्म। घर बैठे वो अपनी फर्म चला सकते हैं। जो स्टूडेंट्स डमीज पे भी आते हैं उनके अंदर काम करते हैं, उसमें ऑल ओवर द इंडिया आपके पास में कंपनीज आती है, आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। द सेकेंड क्राइटेरिया इज द जॉब। जॉब आपके लिए इसलिए अच्छी है अगर जिस स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में एक्सपोजर पहले देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं कंपनीज में किस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है, रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, कंपनीज के अंदर किस तरीके से मीटिंग्स करवाई जाती हैं, कैसे मेमोरेंडम बनता है। हर कंपनी में आप देख सकते हैं MOA AOA इज अ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। तो एक कंपनी सेक्रेटरी उसके अंदर क्लॉजेस मेंशन करता है कि कौन सा क्लॉज क्या देखेगा। तो फॉर द जॉब अगर कोई स्टूडेंट चाहता है एक्सपोजर करना, इनिशियली वो कंपनी में जॉब करेगा और आफ्टर दैट उसके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म खोलने की। सर पर कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस भी है कि कंपनीज के जितना पेड अप कैपिटल के बेसिस के ऊपर इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। Sir, right now as per as Companies Act 2013, it's like every company have to appoint company secretary. But paid up capital जिसकी 1 करोड़ है तो उसको तो complimentary करना ही है अपना company secretary appoint. So that will give again one of the most important opportunity for the student कि हर company की paid up capital जिसकी इतनी है तो वो automatically उसको company secretary and most of the companies प्रेफर कि उनके पास में यूथ माइंड और यूथ कंपनी सेक्रेटरी हैं। ग्रेट मेरे को लगता है ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट का बहुत ही पावरफुल है और इससे जॉब की अपार संभावनाएं बन गई है और उनका लगभग जॉब फिक्स हो जाता है, अच्छी नौकरी उनको मिलने की पूरी बात तय हो जाती है। पर मैं कुछ और भी बात बताना चाहूँगा कि कंपनी सेक्रेटरी जहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहाँ इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि वो ही इस कोर्स को ऑप्ट करें जिन्हें लगता है कि वो लगातार पढ़ने की हैबिट रखते हैं, जो लगातार मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कोर्सेज जो हैं ये बहुत टाइम मांगते हैं, बहुत एनर्जी मांगते हैं। जो फन लवर है, जो डेली लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रख सकते हैं, जिनमें इतनी सिटिंग कैपेसिटी है, जिनको थियरी सब्जेक्ट अच्छे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी है, जिन्हें लोगों से मिलना और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में मज़ा आता है, जो लोग कॉर्पोरेट को समझ लेना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ को जीना चाहते हैं, जो मैनेजर्स के पास रहना चाहते हैं, जो डायरेक्टर के पास रहना चाहते हैं, जो डायरेक्टर्स वाले इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, जिन लोगों का लॉ प्रोफेशन अच्छा है उन सब के लिए ये प्रोफेशन बहुत सूटेबल है। सो डेफिनेटली जो आपने इन्फॉर्मेशन दी कनिका मैम को, प्रोफेसर कनिका मैम जो आपने इन्फॉर्मेशन दी आल आर वेरी वैल्यूएबल एंड प्रीशियस। और अब मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरे प्रोफेशन की तरफ ले चलता हूँ। ये प्रोफेशन जिसको मैंने आज से करीबन 25 साल पहले क्वालिफाई किया और मैं अपने सन को भी उसको ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि वो पैशनेट है, वो इंटरेस्टेड है। ये प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है हार्ड वर्किंग का प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है कंटिन्यूअस हार्ड वर्किंग का प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है ना हार मानने का प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है रोजाना इंप्रूवमेंट करने का प्रोफेशन जो बहुत चैलेंजिंग भी है, जिसमें रिजल्ट बहुत कम है, जिसमें टफ लाइफ है, जिसमें लगातार मेहनत करना है। अगर 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं, अकाउंटेंसी हमारा प्रोफेशन, अकाउंटेंसी में हमें इंटरेस्ट है, यदि हम कुछ बड़ा कर लेना चाहते हैं, यदि हम कुछ सेक्रीफाइस कर देना चाहते हैं, लगातार चैलेंज ले सकते हैं, हार को हराने का हौसला है हमारे में, तो मुझे लगता है ये प्रोफेशन फिर आप ही के लिए है। ये प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन, जहाँ रिजल्ट बहुत कम है, जहाँ टफनेस है, जहाँ रफनेस है, जहाँ पे थोड़े चैलेंजेस हैं, जहाँ लगातार एग्जाम होते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर भी है, जहाँ पर इंडस्ट्री में वर्क करना है,
जहाँ पढ़ने के साथ साथ ट्रेनिंग का एलिमेंट भी पूरा उतना ही है, जहाँ लगातार ट्रेनिंग है, जहाँ लगातार एक्सपीरियंस है, जहाँ किसी सीनियर पर्सन के अंडर में रहकर आपको काम करना है, जहाँ आपको ऑडिट करना है, जहाँ आपको मुलाकात आपसे 20 साल से अधिक अनुभवी अकाउंटेंट के साथ होने वाली है। आप ये भी यंग है, लेकिन आप उन पर्सन को काउंसल करने वाले हैं, उनको गाइड करने वाले हैं, उनके ऑडिट करने वाले हैं, जो आपसे 20 साल से अधिक तजुर्बा रखते हैं। सोचिए कितना बड़ा चैलेंज आपको लेना होगा और कितना सीखना होगा। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल हैं और आप लगातार संघर्ष कर सकते हैं, हार को भी हरा सकते हैं, 10 घंटे पढ़ने का क्षमता रखते हैं, अकाउंटेंसी आपका प्रोफेशन है, अकाउंटेंसी में आप अच्छे स्कोरर रहे हैं और सक्सेस के लिए आप दूसरी बार वापस आ सकते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन आपके लिए है। ये प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। इसमें स्कोप बहुत है। इसमें टैक्सेशन की प्रैक्टिस की जा सकती है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की प्रैक्टिस की जा सकती है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप करने का भी काम कर सकते हैं। इसमें आप प्रोफेशनल फर्म एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं। आपका अपना ऑफिस होगा और कुछ एलिमेंट तक आप हल्की रिस्क भी लेंगे, लेकिन वो रिस्क बहुत ही कम होगी और आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। आप उन तमाम वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें फाइनेंस मैनेजर का जॉब चाहा गया है, जो फाइनेंस मैनेजर जहाँ चाहे गए हैं, चाहे अकाउंटेंट चाहे गए हैं। आपका स्कोप बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सब बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके लिए स्पेसिफिक वैकेंसीज निकलती हैं। आप ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हैं, आपको बाहर अब्रॉड काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ चाहते हैं, यदि अकाउंटेंसी आपका इंटरेस्ट है, मेहनती हैं आप, तो मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। ये प्रोफेशन भी आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो सकता है। और फिर वही बात कि हर प्रोफेशन के लिए एक अलग स्किल चाहिए, अलग टैलेंट चाहिए, अलग एप्टीट्यूड चाहिए। अगर जो मैंने एप्टीट्यूड बताया है, अगर वैसा आप में भी दिखाई देता है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे में हैं, तो फिर ये प्रोफेशन भी अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। So, shukriya for listening me. Thank you all for listening me. And now over to Payal ma'am, Professor Payal ma'am. आप EFM इकोनॉमिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं, और आप बताएं कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स अच्छी सब्जेक्ट लगते हैं, इकोनॉमिक साइड में कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास आउट किया, उनके लिए क्या फ्यूचर है? Thank you sir for asking such a good question, because in economics जब अगर बच्चे ने 12th पास कॉमर्स से कर लिया तो उसके पास ऑप्शन होता है कि बीकॉम पास कोर्स के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, BADM, EFM दैट इज इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ABST अकाउंट्स पार्ट ले लेता है। अब EFM के अंदर आपके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इंडियन बैंकिंग सिस्टम और बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दीज आर द फ्यू सब्जेक्ट्स। उसके अंदर क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग सारा प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, कमर्शियल पॉलिसी, सारा कुछ स्टडी करते हैं। और इकोनॉमिक्स इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी पार्ट का पास्ट को रिसर्च को स्टडी करके हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। पूरा डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन उसके अंदर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंक्लूजन एंड सजेशंस देते हैं। और फ्यूचर कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर पूरा पढ़ रहे हैं, तो पूरा हमारे पास बैंक पीओ का खुला ऑप्शन रहता है, जिसके अंदर हम RBI, SBI सारे नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंक्लूड करते हैं। जनरल अवेयरनेस पूरा आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग आता है, और कुछ पार्ट ऑफ इंग्लिश का भी आता है। तो बैंकिंग के अंदर पूरा हम लोग नाबार्ड को स्टडी करते हैं, पूरा RBI को स्टडी करते हैं, पूरी कमिटीज को स्टडी करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन एज बीइंग वी आर रनिंग अ कॉलेज, फीमेल कॉलेज वी आर रनिंग, उसके अंदर क्या है कि आप कंसल्टेंसी, देयर आर नंबर ऑफ टॉप कंसल्टेंसीज जो फीमेल्स को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे कि PwC हुई, BCG हुई, PwC इज PricewaterhouseCoopers, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप्स हो गए जो कि फीमेल्स को हायर करते हैं। तो अगर आपका इकोनॉमिक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप एनालिसिस में जा सकते हो, कितने सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टडी करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है। तो इट्स बेटर टू टेक केयर द इकोनॉमिक सब्जेक्ट एंड सी योर फ्यूचर इन इकोनॉमिक्स।
बहुत अच्छा और प्रिसाइजली आपने इकोनॉमिक साइड से जो करियर ऑप्शंस के बारे में बताया। हमारे साथ एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर भावना, जो यंग और अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर भावना मैम से कि किन बच्चों को आगे अपना करियर एजुकेशन में बनाने के लिए नेट स्लेट और एजुकेशन साइड में, हायर एजुकेशन में करियर बनाने के लिए उनमें किस तरह की स्किल होनी चाहिए जिससे ये तय किया जा सके कि उन्हें हायर एजुकेशन में जाए। और कॉमर्स पास आउट बच्चे जो हैं, जिन्होंने कॉमर्स कर चुके हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिन्होंने बीकॉम कर लिया है, जिन्होंने बीबीए कर लिया है, बीकॉम ऑनर्स कर लिया है, उनको आगे हायर स्टडीज में अपने आप को ले जाना है, वो प्रोफेसर बन जाना चाहते हैं किसी कॉलेज में, तो उनमें क्या स्किल हो और उसको किस तरह से परस्यू किया जाए। थैंक यू सर। जिन स्टूडेंट्स ने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और वो मास्टर्स और आगे उनकी जो इंटरेस्ट है वो लेक्चरशिप में है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आप ये डिसाइड करें, आप डिसीजन मेकिंग लें कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले उसके लिए नेट देना होगा, और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के एंट्रेंस पास करें और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। और पीएचडी से रिलेटेड ये है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और सबसे जो एक अच्छी चीज़ है कि किसी भी स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो कम नहीं होनी चाहिए, लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए। बहुत अच्छी आपने बताया कि वो बच्चे जो नेट जो चाहते हैं कि हायर स्टडीज में रहें, जिन्हें यंग माइंड से मिलना होता है, यंग लोगों को पढ़ाने में, उनसे बात करने के मज़ा आता है, उनको एड्रेस करने में मज़ा आता है, उनको अपने ग्रेजुएशन के बाद में अपने मास्टर्स के दौरान ही नेट के एग्जाम क्लियर करने होंगे और आफ्टर द मास्टर्स उन्हें पीएचडी के लिए परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एलिजिबिलिटी वो उसके काम नहीं कर सकते। सो जो अपना हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्ट्रीम है। कॉमर्स में भी जो एजुकेशन है उसमें भी, हायर एजुकेशन में भी अच्छा स्कोप है। फाइनल जो क्वेश्चन है मेरा प्रोफेसर यशु मैम से, जो एक अच्छी टीचर भी हैं और जिन्होंने एजुकेशन लाइफ को भी देखा है। आप बीएड भी हैं, आप एमएड भी हैं और आप एक मास्टर्स भी कॉमर्स में आपने किया है। तो मैं हमारे प्रोफेसर से बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, अगर वो स्कूल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहता है, उन्हें यंग बच्चों से मिलके, जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने में अगर उनको इंटरेस्ट है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट जो 12th लेने के बाद क्या करियर ऑप्शन उनके पास होंगे। ओवर टू प्रोफेसर यशु। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गुड क्वेश्चन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग सोसाइटी में जी रहे हैं, तो हमने देखा कि हर सब्जेक्ट अपना इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि मैं कॉमर्स टीचर हूँ तो कॉमर्स से थोड़ा सा अटैचमेंट है और कॉमर्स के बारे में ही आप लोगों को गाइड करूँगी। जैसे कि संजय सर भी हम लोगों को काफ़ी गाइड करते हैं, उनके गाइडेंस में हमें काफ़ी न्यू इनोवेशन, न्यू लर्निंग मिलती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, आप 12th कॉमर्स अगर से हैं तो इस टाइम पर 11th-12th में थोड़ा सा अपना माइंड फोकस रखिए, क्योंकि आपको ये डिसाइड यहीं पर करना बहुत ज़रूरी है कि कॉमर्स में आगे जाकर आपको क्या करियर बनाना है। क्योंकि देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा अपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन होगा अगर अपने सब्जेक्ट के लिए, तो ही आगे जाकर आप अपने सब्जेक्ट में, अपने करियर में जो है अच्छा स्कोप बना सकते हैं। जैसे कि आपको काफ़ी यहाँ प्रोफेसर्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट फील्ड के बारे में आपको बताया, तो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 12th में आप माइंड जो है प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको आगे जाकर बीकॉम करना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी काउंसलर की जो है हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हमारा बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज, हमारे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर संजय बियानी सर जो एक काउंसलर हैं, इसी चीज़ के लिए बच्चों को गाइड करते हैं। और हमारे कॉलेज में बीकॉम एडमिशन या बीबीए एडमिशन जब शुरू होता है तो इनिशियली हम लोग यही सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आफ्टर पासिंग 12th एक बच्चे को जो है किस फील्ड में जाना है, वो कॉमर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है या वो बीबीए के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आप या तो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स या फिर विद द हेल्प ऑफ योर काउंसलर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपके लिए कॉमर्स अच्छा है यानी बीकॉम अच्छा है या फिर बीबीए अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो बीकॉम में आपके लिए प्रैक्टिकल एंड एज वेल एज थ्योरी, आपको दोनों जो है सब्जेक्ट का फेस करना पड़ेगा। और बीबीए में जो है आपको थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ डिफरेंट प्रोफेसर्स ने काफ़ी अच्छा गाइड किया।
तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि बीकॉम में मुझे प्रैक्टिकल के साथ डील करनी है या थ्योरेटिकल पेपर में अपना जो है करियर फोकस करना है, क्योंकि अभी जैसा आपको मालूम चला कि बीकॉम प्लस सीए कर सकते हैं आप, बीकॉम प्लस यशु मैम, हम आपको यार रुकना चाहेंगे, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि हम फोकस कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए। सो अभी हाल ही में कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं एनसीटी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने। तो नाउ इन अर्ली एज यू विल डिसाइड कि मुझे एजुकेशन साइड में जाना है और स्कूल एजुकेशन में जाना है, क्योंकि पढ़ाना भी एक मजेदार काम है, पढ़ाना भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और रोजाना सीखना है इस प्रोफेशन के अंदर, रोजाना कुछ नई लर्निंग होनी है, रोजाना यंग माइंड के साथ रहना है। एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं बच्चे अपने टीचर्स को, और टीचर्स उनको एंजॉय करते हैं लाइफ को भी। तो टीचर्स बनने का डिसीजन अब अर्लियर इट इज आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल, बट अभी हाल ही में एनसीटी ने कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। कुड यू एक्सप्लेन मी अबाउट इट? जी सर बिल्कुल। एक तो अभी पहले से जो आप देखते हैं कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करके बीएड जो है वहाँ पर कर सकते हैं अपने फील्ड में, जैसे कॉमर्स में बीएड करके आप इस फील्ड में आ सकते हैं टीचिंग के। और एक आपका डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ चला है, यहाँ पर आपके बीकॉम बीएड जो आप 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपना करियर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बट आप में वो ये पर्सनालिटी आपकी इम्प्रेसिव हो और आप अपने फील्ड को थोड़ा सा पैशन के साथ देखते हो, आपको बच्चों को प्यार करना चाहता है, आपको सिखाने में मजा आता है, आपको नई चीजें, क्योंकि देखो बच्चों टीचिंग बच्चों को पढ़ाना नहीं है, टीचिंग सबसे पहले खुद सीखना और फिर बच्चों को सिखाना है। अगर आपको जो है पढ़ना अच्छा लगता है, आपको रोज नई जानकारी लेनी अच्छी लगती है, आपको नई प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कॉमर्स टीचर के सामने एक नई रोज चैलेंज मेरे ख्याल से उन्हें फेस करना पड़ता है, तो अगर आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है तो आप इस एजुकेशन फील्ड को भी जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी एक बीएड टीचर भी हूँ, साथ में कॉमर्स बच्चों से भी डील करती हूँ। तो बच्चों अगर आपको कॉमर्स में अपना करियर बनाना है एज ए टीचर, तो सबसे पहले आपको जो है डिग्री अपनी पास करनी होगी, उसके बाद ही जो है अपने इस फील्ड को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा इसको और इलोबरेट करना चाहूँगा। हाल ही में एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने इसी वर्ष कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। ये है बीए, बीएससी, बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अर्लियर जो हम 3 इयर्स ग्रेजुएशन करने के बाद 2 इयर्स में बीएड करना, यानी बीए या बीएससी 3 ईयर प्रोग्राम एंड बीएड 2 ईयर प्रोग्राम, तो टोटल 5 ईयर प्रोग्राम है, बट इसको कट करके 4 ईयर का बनाया गया है और इंटीग्रेटेड कोर्सेज का नाम दिया गया है, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है बीए, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड या बीएससी, बीएड। तो आप अपना सब्जेक्ट भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं 4 ईयर में और टीचिंग स्किल्स भी सीख रहे हैं। सो दिस इज आल्सो वेरी गुड कोर्स। मुझे लगता है कि जिन लोगों को अपना 4 साल में अपना करियर बना लेना है, जिनके पास अधिक समय नहीं है, जो स्कूल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जो यंग माइंड के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है, बहुत सूटेबल है। लेकिन जो लोग आगे और आगे जाना चाहते हैं और टीचर्स के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए फिर एक एनसीटी ने नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। वो प्रोग्राम है एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो उसमें हम बीएड भी कर रहे हैं और एमएड भी कर रहे हैं। अभी राइट नाउ 2 इयर्स फॉर बीएड, 2 इयर्स फॉर एमएड, सो इट इज अ 4 ईयर प्रोग्राम, बट इसे कट किया गया है 3 इयर्स में। सो ये 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हुआ है जिसमें आप बीए और एमएड साइमल्टेनियसली एक साथ कर सकते हैं। सो ये सब कुछ नए प्रोग्राम है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्कूल एजुकेशन या टीचर्स एजुकेशन, तो भी कॉमर्स में करियर बना रहता है। सो ये सब इंफॉर्मेशन थी। मैं पुनः एक बार अपने सभी प्रोफेसर्स को, सभी यंग टीचर्स को, सभी यंग प्रोफेसर्स को जिन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया, और मुझे लगता है ये टोटल जो नॉलेज है ये यूजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। करियर इन इकोनॉमिक्स, करियर इन टीचिंग, करियर इन हायर स्टडीज, करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, करियर इन एबीएसटी, करियर इन लॉ, और करियर इन एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस। लेकिन हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर टीचर जिन्होंने अपना पूरा समय कॉमर्स में गुजारा है, जो कॉमर्स पढ़ाते रहे हैं, आई कैन प्राउडली से टीचर्स बाय पैशन, प्रोफेसर बाय द पैशन, पैशनेट टीचर। मैं सर से जानना चाहूँगा, प्रोफेसर जागीर सर से जानना चाहूँगा, जो हमारे कॉलेज के फाउंडर टीचर भी है, जो फाउंडेशन के साथ ही है। सर, चूँकि आप कॉलेज से बहुत इनिशियल डेज से जुड़े हुए हैं,
आपने इस कॉलेज में बहुत कीमती और बेशकीमती समय दिया है और आपने बच्चों से लगातार एक पैशन के साथ पढ़े और जब भी फीडबैक लिया गया कॉलेज में, हर महीने लगभग हम फीडबैक लेते हैं, तो बच्चे आपकी टीचिंग स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। सो ऐसी क्या बात है जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें डिफरेंशिएट करती है और एक मोटिवेटिंग फैक्टर है टू जॉइन द अनीज वेयर यू कैन ट्रस्ट, ऐसी क्या बात है सर? थैंक यू प्रोफेसर संजय जैन। आपके संस्थान ने मुझे एक टीचर के रूप में पसंद किया, मैं आपका कोटि कोटि आभारी हूँ। जहाँ तक बच्चों ने पसंद किया और शायद आपने पसंद किया, जब भी मैं इतने दिन तक चल सका, उसका बहुत बड़ा कारण है कि टीचिंग मेरे रग रग में समाया हुआ है, टीचिंग मेरे दिल में समाया हुआ है। मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हो या न हो, लेकिन बाय नेचर मैं एक टीचर जरूर हूँ। मेरे को बिगन पढ़ाए, बिगन बच्चों से इंटरेक्शन किए, ऐसे महसूस होता है जैसे कि मैंने भोजन नहीं किया। ये मेरे आत्मा में, मेरे दिल में, मेरे अरमानों में और मेरी ख्वाहिश और मेरा पैशन है कि अगर जिंदगी से गुजरना पड़े तो पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाए, इससे बढ़िया और कोई एक मेरे लिए अच्छा अवसर नहीं होगा। ज्यादातर मैंने जब भी पढ़ाया, मैं आज भी ये क्लियर कहना चाहता हूं, मैं तब तक नहीं पढ़ाता जब तक मैं खुद नहीं पढ़ता। घंटे 2 घंटे मैं रोजाना पढ़ता हूँ, रात को भी पढ़ता हूँ, सुबह भी पढ़ता हूँ। सबसे पहले प्रार्थना करने के बाद में मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना चाहता हूँ कि रोजाना पढ़ता हूँ, कुछ नई नई चीजें मैं जोड़ता भी हूँ। नई नई जो बुक्स है, हालांकि दिखने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम है इसके कारण से, और कंप्यूटर और इंटरनेट का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से या सुन करके, आप लोगों के विचार जान करके मैं उसमें हमेशा ऐड करता रहता हूं। मेरा ये मानना है कि जिस संस्था में हम काम करते हैं, जिन बच्चों के शेयर से हमें कुछ मिलता है, लेने की बजाय देना ज्यादा होना चाहिए। हम न सोचे कि हमें क्या मिला है, हमें सोचे कि हमने उनके लिए क्या दिया है। हमेशा देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं माना जाता। जहां तक हो सके देने वाले बने हम, और जो बच्चियां हैं उनका आशीर्वाद ही है जिसके कारण से मैं अब तक जिंदा हूं। एक बार तो हो सकता था कि मैं चला ही जाता दुनिया से, लेकिन बच्चियों के प्रेम ने, इस बच्चियों के आशीर्वाद ने ही मुझे दोबारा प्रोफेशन के रूप में बनाए रखने में बड़ी मदद की। वीआरई कॉलेज में हमेशा ही स्टाफ का, मैनेजमेंट का और बच्चियों का मुझे प्यार मिला, जिसका मैं हृदय से आभारी हूँ, गदगद हूँ और उनकी कोटि कोटि भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत अच्छा, और मुझे लगता है जब इस सोच के टीचर किसी डिपार्टमेंट में हो जिनमें इस लेवल का डेडिकेशन हो, तो डिपार्टमेंट तो आगे बढ़ता ही है। मैं पुनः आपकी अच्छी सर्विसेज की सराहना करता हूँ, उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी सर्विसेज को नमन भी करता हूँ। और हम चाहेंगे कि इसी तरह आप लॉन्ग लाइफ लीड करते रहें और बच्चों को गाइड करते रहें। सो मैं पुनः एक बार अपनी पूरी टीम को, प्रोफेसर कपिल, प्रोफेसर वर्षा, प्रोफेसर ईचा, प्रोफेसर जहांगीर, प्रोफेसर गौड़, कृतिका, प्रोफेसर कृतिका मैम, प्रोफेसर पायल मैम, भावना मैम, प्रोफेसर यशु मैम को शुक्रिया देना चाहूँगा कि आप जो भी वेल्यूबल अपने से हमने समय बिताया और जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा, ये शायद कॉमर्स के बारे में जान लेना जो बच्चे चाहते हैं, जो कॉमर्स के बारे में जानकारी जुटा लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी सामग्री होगी ये।
लेकिन एक डायरेक्टर होने के नाते, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तमाम सब बातें हमने की, लेकिन फिर भी मेरा 25 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज ए मैनेजर, एज ए MBA, एज ए लॉयर, जो मैंने ये सब बातें सीखी और एज ए एंटरप्रेन्योर जो ये सब बातें मैंने सीखी, उसका सारांश मैं आपको बता देना चाहूँगा। सबसे पहला सारांश तो ये है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको करियर बनाना चाहिए। दूसरी बात है, एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, एजुकेशन मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन मीन्स टू रीड समथिंग न्यू एंड समथिंग गुड, टू बी ए क्रिएटिव, टू बी ए इनोवेटिव, to read something new, something good. Every day we have to read some good biographies. सब बिल गेट्स का हो, स्टीव जॉब का हो, मार्क जुकरबर्ग का हो, ये सब हमारे अंदर ही है। Everything is inside and we have to explore it. Apart from the bookish knowledge, coaching, इसके अलावा जब तक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, जब तक वो फोकस नहीं होता, जब तक उसे अच्छे टीचर नहीं मिलते, जब तक उसे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जब तक वो कॉलेज रेगुलर नहीं आता, जब तक उसका अपने टीचर के प्रति विश्वास नहीं होता, तब तक वो नहीं सीख पाता। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि इस एनवायरनमेंट में, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट है, उसको एनवायरनमेंट में बच्चे बहुत सीखते हैं। कुछ बच्चे फन लवर हैं, वो चाहते हैं कि कॉलेज का मतलब है घूमना, कॉलेज का मतलब है आउटिंग, कॉलेज का मतलब है क्लास बंक, कॉलेज का मतलब है हॉलीडेज, कॉलेज का मतलब है एंटरटेनमेंट। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कॉलेज का मतलब डेडिकेशन भी है, कॉलेज का मतलब डिवोशन भी है, कॉलेज का मतलब डिटर्मिनेशन भी है, कॉलेज का मतलब 5-6 घंटे अपने करियर के बारे में फोकस करना भी है, कॉलेज का मतलब अपनी बेशकीमती समय को कुछ समय के लिए फोकस करके अपने करियर गोल, अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव को जान लेना भी है। एजुकेशन का मतलब पॉजिटिव बनना भी है, एजुकेशन का मतलब एंथुसियाज्म के साथ जीना भी है, एजुकेशन का मतलब बुराइयों से बच के रहना भी है। सो ये सब ऐसा माहौल हम सब, मुझे लगता है कि यहाँ क्रिएटेड है ऑलरेडी, और इसका फ्लेवर और इसकी बातें जब यहाँ इस कॉलेज में विजिट करते हैं तो आप महसूस भी कर सकते हैं उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। और कॉलेज में जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जिस वजह से इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिम्पोजियम भी हम लोग लगातार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, मुझे लगता है जो बच्चे यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेना चाहती है, जिन्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइफ में करियर के लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है, उनके लिए बहुत सुटेबल इन्वायरमेंट है। ये एक रेजिडेंशियल कॉलेज भी है, और इसी के साथ साथ जो बच्चे, जो बॉयज़ हैं, उनके लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट है। कॉलेज विच इज 20 किलोमीटर फार फ्रॉम दिस प्लेस, दैट इज बियानी कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। वहाँ को एजुकेशन भी है। तो बॉयज़ जो अपना करियर बना लेना चाहते हैं, जो वो सिंसियर है और जिन्हें कुछ बन जाना है, जिन्हें ऐसा लगता है कि बिलीव और विश्वास किया जा सकता है, जिन्हें लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, जिन्हें ये लगता है कि बुकिश नॉलेज के अलावा भी लाइफ है, उनके लिए बहुत ही सूटेबल प्लेस है यानी कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, जो कि कालवर्ट या कालवर्ट एरिया में सिचुएट है, लोकेटेड है। वेरी ग्रीन, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पावरफुल टीचर, वेरी गुड एनवायरनमेंट, एंड डेफिनेटली एक पैशनेट टीचर होने के कारण मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को छोड़ के इस प्रोफेशन में आया हूँ। तो लाइफ इज विद मिशन, तो वो सब चीज़ें वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होते हुए भी आप देखेंगे और अपने आप में ट्रांसफॉर्म होते हुए भी। पर फिर फाइनली एक बात बताना चाहूँगा, सीखते हम तभी है जब हम विश्वास करते हैं। पहले अपने टीचर के बारे में पूछिए, जानिए, और जानने के बाद उन पर विश्वास करिए, तो वो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है। पुनः मेरी पूरी टीम को, सभी यंग और पावरफुल टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी फ्रॉम लास्ट 1 hour एट लीस्ट। सो शुक्रिया कहना चाहेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, और कहना चाहेंगे कुछ दिन तो, कुछ समय तो गुजारिए बियानी कॉलेज में। बियानी ए नेम वेयर यू कैन ट्रस्ट। शुक्रिया, थैंक यू।